हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी सिविल कोर्ट यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, ड्राइवर ग्रुप डी का जो वैकेंसी आई है उसमें सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के द्वारा जो है जारी किया गया है, निकाला गया है बुक। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें सॉल्व पेपर दिया गया है और प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। स्टेनोग्राफर के 2 साल पेपर दिए गए हैं, 2019 का और 2017 का, ठीक है। ग्रुप सी के जो है 4 साल पेपर दिए गए हैं, 2019 का एक दिया गया है, 2017 के 2 और 2014 का। ड्राइवर का एक जो है सॉल्व पेपर दिया गया है। और ग्रुप डी के अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे हैं, 2019, 2018, 17, 16 और 14, इतने सारे जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं। इसके बाद इसमें 2 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो सारे के सारे हम इस मतलब वीडियो के माध्यम से पहला प्रैक्टिस सेट आज हम पहला सॉल्व पेपर शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम धीरे धीरे इसके सारे के सारे जो हम करने वाले हैं डिस्कस, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा जो है एग्जाम में आपको मिल पाएगा, ठीक है। आधा अधूरा देख के छोड़ देंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए पूरा देखना। सॉल्व पेपर अगर हम विषय सूची की बात करें तो ग्रुप सी का जो पेपर है, इसमें अगर हम देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, और फिर इसके बाद दूसरा जो पेपर होगा, दूसरा प्रीवियस ईयर, वो इलाहाबाद ग्रुप सी स्टेनोग्राफर का होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा होगा ग्रुप सी का, फिर चौथा भी ग्रुप सी का, फिर पांचवा जो स्टेनोग्राफर का है, और इसके बाद फिर छठा भी है जो है ग्रुप सी का है। तो इस तरीके से हम एक एक करके इसका सॉल्व कराएंगे। आज का जो होगा ये पहला वाला होगा, इसके बाद कल स्टेनोग्राफर का कराएंगे उसमें, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद ग्रुप डी का जितना भी पेपर दिया गया है वो कराएंगे। इसके बाद इसमें 3 प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो कराएंगे। तो चैनल से जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी, सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019 हल प्रश्न पत्र है। परीक्षा तिथि 20/1/2019 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। चलिए इसमें हम हिंदी और जीएस और हिंदी के पोर्शन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आया था कि कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। व्हिच फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। कपास, जूट, रेयान या फिर ऊन, इनमें से कौन सा फाइबर है जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जूट, ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय में प्रमुखता उगाया जाता है और इसका उपयोग जो है गनी बैग, मैट, रस्सी, कालीन एवं अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। जूट जो है उत्पादन में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पूछेंगे, इसमें पूछा गया है जो सेलुलर जेल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, इसे आंसर बताना, ठीक है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, उसको अन्य नाम से काला पानी भी कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये मतलब है इस तरीके से। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें हिंदी जीएस का पोर्शन आएगा 25 क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन आएगा 25, ठीक है। इसके बाद इसमें मैथ का भी 25 क्वेश्चन आएगा और एक आएगा इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन। तो देखिए आप लगभग जो सिलेबस हो सभी के लिए सेम है, बस आपको तैयारी करनी है। जीएस, हिंदी और मैथ और इंग्लिश, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो या फिर ड्राइवर का पद हो, सभी के लिए ये सेम टू सेम पेपर होने वाला है। मतलब पेपर के क्वेश्चन अलग रहेंगे लेकिन जो है पैटर्न यही रहेगा। तो आप सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर देखेंगे तभी इसका फ़ायदा जो है आप एक आंकड़ा लगा पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है और वहाँ पर यह स्थित है। और यह जो है अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य रूप से भारत से हजारों किलोमीटर दूर थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता था, इसलिए इसको यह काला पानी के नाम से कुख्यात था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा की बात कर रहा है तो राज्यसभा में पूर्ण अवधि के सदस्य के लिए तो अगर हम बात करें तो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर लोकसभा का पूछा जाएगा तो लोकसभा में जो चुना जाता है, निर्वाचित होते हैं संसद सदस्य, वो होते हैं 5 वर्षों के लिए, ठीक है।
और राज्यसभा की बात करेगा तो 6 वर्षों के लिए। तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये संविधान का अनुच्छेद है 83(1) में दिया गया है कि राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है और यह जो है कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर किस देश का तानाशाह था? यह क्वेश्चन आया था। तो देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन उठा रहा है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन जो फेमस है वो उठाएगा आएगा, तो आप उसको भी जो फेमस चीज़ें हैं वो देख के चलिएगा जैसे। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये जर्मनी का रहने वाला था और एडोल्फ हिटलर की एक प्रसिद्ध जर्मनी का राजनेता व तानाशाह था और वो राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। ठीक है, हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? किस वर्ष लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था कब हुआ था? इसका आंसर तो पहले जान लीजिए, बी पार्ट हो जाएगा। अब इसके डिटेल को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, और इसी तरीके से पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच, हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसके बाद पानीपत का एक तृतीय युद्ध भी हुआ था जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था। तो तीनों युद्ध को याद रखिएगा, किन बीच हुआ था ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है? ये बताना है। ये भारतीय रेल, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय पर्यटन या एयर इंडिया? अगर हम अतुल्य भारत की बात करेंगे तो इंडियन टूरिज्म यानी कि भारतीय पर्यटन का ये टैगलाइन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट इसमें। ठीक है, और यह जो है सितंबर 2002 में अमिताभ कांत द्वारा वांटेड किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना है और भारत विश्व के 5 शीर्षक पर्यटक स्थलों वाले देशों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? यानी एक क्वेश्चन जो है आपका बनेगा उत्सव यानी महोत्सव और जो है त्यौहार से। ठीक है, याद रखिएगा, महोत्सव और त्यौहार से भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ये भी आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। अब बिहू अगर उत्सव की बात करेंगे, बिहू महोत्सव, तो ये मनाया जाता है कहाँ? बिहू जो होता है ये असम का महोत्सव होता है। ठीक है, असम में मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिहू महोत्सव जो है असम का राज्य का है। लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा जो है ये पंजाब राज्य का है। छऊ और विदेशिया नृत्य है बिहार राज्य का, और कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बगदाद जो है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? यानी कि बगदाद जो है ये राजधानी है और ये किस देश की है ये बताना है। तो बगदाद जो है इराक की राजधानी है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कैपिटल से आएगा, राजधानी और मुद्रा भी याद रख के जाइएगा। अब इराक की राजधानी बगदाद है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। याद रखिएगा, मोगादिशु जो कि सोमालिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचतंत्र किसने लिखा था? जो पुरानी काव्य हैं उनको भी याद करके जाइएगा। पंचतंत्र की बात करेंगे तो विष्णु गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु गुप्ता नहीं थे, विष्णु शर्मा थे। आंसर इसका सी पार्ट सी। ठीक है, विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नृत्य तथा कथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक जो है मृच्छकटिकम है और यो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताना है, क्या होगा? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है और इसके लेखक बोरिया मजूमदार एवं सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिलकर लिखा है। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इनमें से अगर देखेंगे तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करेंगे तो हर वर्ष 8 मार्च को ये मनाते हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने और उन महिलाओं को याद करने का दिन है
जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को दिलाने में अथक प्रयास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप 2018। अब ये देखिए 2019 के पेपर में हो 2018 का ये पूछा गया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया था कि 2018 का जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो यानी कि करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ते चलिएगा। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो उस हिसाब से वो थी दीपा कर्माकर। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, दीपा कर्माकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शासक जो है प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा शासक है? आंसर बात करनी है तो आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, वो थे जहांगीर। ठीक है, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार को सुने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा और जो आगरा के किला के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें जहांगीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि बिट्स एक बाइट के बराबर होती है, कितने बिट्स जो होता है एक बाइट के बराबर होता है, ये बताना है। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन एक कंप्यूटर से भी आएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए पार्ट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। ठीक है, बाइट संगणन जो होता है वो बाइट जो है संगणन व दूर संचार में सूचना की इकाई होती है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा लिखी जाने वाली जगह को कहते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी जिसको कहते हैं। 1024 किलो बाइट यानी कि 1 केबी बराबर 1 एमबी यानी कि मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर 1000 जीबी, सॉरी 1 जीबी या 1 गीगाबाइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य में, और ये जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, साहित्य में जीतने वाले। टैगोर जी को यह पुरस्कार 1913 में उनकी कृति आई थी गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था, और अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती है? ये क्वेश्चन आया था। तो इनमें से देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा होती है, हेपेटाइटिस भी होती है, पैरों में दाद जो दिएगा ये नहीं होती। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, पैरों में दाद जो होता है ये वायरस के कारण नहीं होती। ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक थे इवानोवस्की, उन्होंने किया था 1892 में, जब वो तंबाकू मोज़ेक की खोज कर रहे थे। विषाणु की प्रकृति क्या होती है? सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग हैं, और पैरों में दाद, खाज, एथलीट पुट कवक जनित रोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है पहला लाला लाजपत राय का निधन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद दिया गया मुस्लिम संगठन। इसमें से बताना है कि कौन सा पहले उसके बाद में कौन हुआ। तो देखिए अब देख लेते हैं इसका डेट। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, और चौरी चौराहा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरख में हुआ था। लाला लाजपत राय का निधन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1928 लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी खेल जोड़ी में से कौन सा एक गलत मिलान किया गया? ठीक है, देखिए साइना नेहवाल दिया गया बैडमिंटन से, साक्षी मलिक कुश्ती से हैं, और यहाँ पे टेनिस दिया गया है, तो आपका यही एक गलत हो जाएगा। ठीक है, साक्षी मलिक पहलवान है साक्षी मलिक, और ये कुश्ती से संबंधित है। और इसके अगर अलावा इसमें देखते हैं तो मिताली राज क्रिकेट से हैं, महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, मतलब और ये जो है कैप्टन भी रह चुके हैं। दीपिका कुमार जो है ये दीपिका कुमारी कौन है? तीरंदाजी से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा, साक्षी मलिक जो है कुश्ती से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो था शाहजहाँ का शासनकाल। शाहजहाँ का काल मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसके काल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो IAS का पूरा रूप क्या है? IAS का पूरा रूप होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा इसको हिंदी में कहते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ठीक है, देखिए मुद्रा से भी आएगा, तो आपका करेंसी से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको भी तैयार करते रहिए।
तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके अलावा अगर हम देखें यूरो जो होता है वो बेल्जियम की मुद्रा होती है, लेबनान की मुद्रा पाउंड है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इसमें से बताना है किसके द्वारा सभी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से जो है सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अतः भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है। एक विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप विटामिन भी पढ़ते रहिएगा। अब इसमें अगर देखें तो सूखा रोग यानी कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो सूर्य प्रकाश की किरणें होती हैं, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। और इसके अलावा मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में भी ये मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्नलिखित में से इसमें से कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का ये उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित किया गया था। और द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से लेकर 1950 तक की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर यानी कि 597 फीट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये था 25 क्वेश्चन जीएस का जिसका हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे हम अगला जो होगा हिंदी के 25 क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन उसी में देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कर्म बताइए। तो लता ने मुझे चित्र दिखाए, इसमें कर्म क्या है, तो कर्म की बात करेंगे तो इसमें चित्र जो होगा वो कर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो कर्म क्या है, तो चित्र है, क्योंकि वाक्य की क्रिया का प्रभाव जो इसी शब्द पर पड़ रहा है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं। और लता जो है इसमें से क्या है, संज्ञा है, और दिखाएं जो लिखा हुआ ये एक क्रिया है। तो चित्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने उपभेद हैं, ठीक है। तो भूतकाल के अगर हम देखेंगे तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 6 उपभेदों में अगर हम देखेंगे तो पहला होता है सामान्य उपभेद, सामान्य भेद, सामान्य भूत जो होता है, यानी कि अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे सीता गई, वो आया, ये सब सामान्य भूत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आसन्न भूत, ये होता है मैं, जैसे मैं चला हूँ, ठीक है। पूर्ण भूत एक होता है तीसरा, जिसमें कि वो आया था, वो गया था, उसने खाया था। इसके बाद चौथा है अपूर्ण भूत, यानी कि गीता सो रही थी, वो जा रहा था, वो रो रहा था, ये सब अपूर्ण भूत में आते हैं। संदिग्ध भूत की बात करेंगे तो तुमने गाना गाया होगा, ये संदिग्ध भूत के अंतर्गत आता है। हेतु है तो मद भूत आता है, ये मैं आता तो तुम जाते, मतलब इसमें संभावना बनी रहती है, तो ये हेतु है तो मद भूत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार 6 भूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय के उपयोग से भूगोल शब्द में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर हम भूगोल में इक प्रत्यय लगाते हैं तो कैसा जो है मतलब परिवर्तन होता है ये बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। भूगोल में अगर इक लगाएंगे तो ये भौगोलिक हो जाता है, आंसर भी ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्दों की बात करेंगे तो कार्मिक, धार्मिक, तार्किक, कारुणिक, सांप्रदायिक, पाशविक, वार्षिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक आदि जो है इक प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था उत्तरायण शब्द का विलोम। तो उत्तरायण शब्द का विलोम होता है दक्षिणायन, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा, दक्षिणायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी के देखते हैं। तो पैराग्राफ आया है 30 से लेकर 32 तक, पैराग्राफ को पढ़िएगा और इसके हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पैराग्राफ से। तो मूल दृष्टि का संबंध मुख्यतः किससे होता है, तो मूल दृष्टि का संबंध जो होता है वो सामाजिक नीतियों से होता है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, सामाजिक नीतियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है गद्यांश के अनुसार कि ऊपरी उपचार से अभिप्राय है। तो इस गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो नकली उपचार, इसका आंसर हो जाएगा नकली उपचार, ठीक है। गद्यांश के अनुसार ऊपरी उपचार से अभिप्राय नकली उपचार होता है। अगला क्वेश्चन भी इसी गद्यांश से है कि सामाजिक विषमता का कारण क्या है। तो सामाजिक विषमता का कारण है समाज का कठिन स्थिति में होना। तो 30 से 32 तक इस तरीके से क्वेश्चन हो गए जो है
गद्यांश है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन में बताना है कि विलोम शब्द कुल्टा का विलोम बताना है। तो कुल्टा का विलोम होता है पतिव्रता। ठीक है, कुल्टा का विलोम क्या होता है? प्रतिव्रता होता है। आंसर इसका पतिव्रता हो जाएगा। और विधवा का विलोम सधवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से सही शब्द इसमें से चुनना है। सही शब्द की बात करेंगे तो मूर्धन्य शब्द जो है वह सही शब्द है इसमें, बाकी सारे गलत रूप से लिखे हुए हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है चंपू काव्य। ठीक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों समान होते हैं उसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चंपू काव्य। बृहत आकार की तथा किसी महान कार्य का वर्णन करने वाली काव्य रचना महाकाव्य कहलाती है। महाकाव्य में सर्गों का निबंधन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ बताना है। इसमें से मुहावरा है असरफी की लूट और कोयले पर छाप। इसका हमें अर्थ बताना है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ वस्तु की रक्षा करना, ये इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छह वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? तो छह वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो का और सा जो पहला ए पार्ट में दिया गया, इसके योग से छह वर्ण बनता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। छा जो है एक संयुक्त व्यंजन है और जो का और सा के योग से बनता है। इसके बाद इसमें एक है त्रा, त्रा जो है वो ता और रा के योग से बनता है। एक है ज्ञा जो जा और या से योग से बनता है। फिर है श्रा जो सा और रा से योग से निर्मित बनता है। तो इस तरीके से चार संयुक्त व्यंजन है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का इसमें से पर्यायवाची नहीं है? तो अनंग, सचिपति, पुष्प, धन्वा, उपयुक्त सभी। इनमें से कामदेव का पर्यायवाची की बात करेंगे तो सचिपति जो है ये नहीं होता, बाकी अनंग होता है, पुष्प धन्वा भी होता है। सचिपति जो है यह शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं होता। यह जो होता है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कामदेव के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अनंग है, पुष्प धन्वा है, अतनु है, आत्मभू है, कंदर्प है और कुसुमायुध है, पुष्पचाप है, रथपति है, ये सब होते हैं। और इंद्र के पर्यायवाची में सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, मघवा और शक्र और सतमन्यु इत्यादि होता है। ठीक है, पारिजात किसका पर्यायवाची है बताना है। तो पारिजात की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिजात जो होता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, कल्प वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसे देख लेते हैं एक्सप्लेन, तो इसके अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो कल्पतरु, देवतरु, कल्पलता, देववृक्ष आदि इसके जो है पारिजात के पर्यायवाची होते हैं। कमल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरुह, नलिन, तामरस, कंज, अरविंद इत्यादि होता है। ठीक है, शुक्र के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें कीर, सुआ, वक्रतुंड, दाड़िम, प्रिय आदि होता है। गुलाब के पर्यायवाची की बात करें तो सतपत्र, पाटल, वृत्त पुष्प, स्थल कमल आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य शब्द जो है किसका विलोम है? मुख्य इसमें से, तो मुख्य की अगर हम बात करेंगे तो गौड़ का विलोम होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, गौड़। प्रधान तथा प्रमुख शब्द भी गौड़ का ही विलोम होता है। ठीक है, अक्षी और अक्षी का सही युग्म अर्थ बताना है इसमें से। तो एक अक्षी का मतलब होता है आँख और एक अक्षी का मतलब आँख वाली। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, आँख और आँख वाली। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें से जो देखा जाएगा तो बी पार्ट जो लिखा हुआ है योगीराज, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से एक पद में संधि व समास दोनों है, उसका चयन करना है। तो किस में संधि और समास दोनों है? तो वह है रामानुज। ठीक है, रामानुज में संधि भी है और रामानुज में समास भी है। रामानुज में अगर देखा जाए तो दीर्घ स्वर संधि है, जिसका विच्छेद करेंगे तो राम प्लस अनुज होता है। और इसमें तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह होगा राम का अनुज। ठीक है, त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में सही समास बताना है, क्या होगा? तो त्रिलोचन में अगर देखा जाएगा तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो तीन है लोचन, अर्थात तीन है लोचन, जिसके अर्थात किसके तीन? लोचन मिस होता है आँख, तो तीन आँख किसके हैं? तो महादेव के हैं। तो आंसर इसका जो क्या हो जाएगा? तीसरा अर्थ दे रहा है तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास आ जाता है, तो बहुव्रीहि समास इसका हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण में दशानन है, नीलकंठ है, लंबोदर है, गोपाल है, मिठ बोला है, दिगंबर आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म प्राण पद का विग्रह निम्नलिखित में से चुनना है इनमें से। तो धर्म प्राण का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म ही प्राण जिनके, धर्म ही है प्राण जिनके वो, ये इसका विग्रह होगा। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जो लगा हुआ है इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो होता है सर्व के पहले लगता है।
तो शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, तो इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा निम्नलिखित में से, तो इसमें से हो जाएगा सी पार्ट, अहन प्लस रात, ये इसका संधि विच्छेद होगा, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यह जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समास का चयन करना है। भारत का रत्न, इसमें कौन सा समास है, तो भारत का रत्न जो है ये संबंध तत्पुरुष बताता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे आ जाए वहाँ पे संबंध तत्पुरुष हो जाता है। और इसके अन्य उदाहरण में देखें तो अन्नदान, देवालय, रामायण, खरारी, गंगा जल, राजभवन, त्रिपुरारी आदि आता है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में जो है रेखांकित शब्द का उचित व्याकरण परिचय बताना है। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। अब साल जो शब्द है ये रेखांकित, तो इसका हमें बताना है क्या है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसका आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश व्यक्तियों में से कौन सा शब्द जो है कौन सा रस है इसमें। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, दैन कहें नट जाए, इसमें बताना है कौन सा रस प्रयोग किया गया है। तो इसमें रस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें संयोग रस प्रयोग किया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। संयोग श्रृंगार रस है जिसका रति अस्थायी भाव होता है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल हिंदी और जीएस का जो है ओवरऑल 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए फटाफट, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसके अगले वीडियो में हम 50 क्वेश्चन हिंदी और जीएस के ही लाएंगे, तो चैनल को देखना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।